हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 हिंदी। देखा जाए तो ये हिंदी काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे समक्ष यहाँ पर टॉपिक आया है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हम उपन्यास, कहानी, नाटक, आत्मकथा, जीवनी और रेखा चित्र के विषय में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। ये आपके एग्ज़ाम में 24 मार्क्स का आएगा, यानी 12 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगी, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये बन जाता है। इसलिए इस उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, आत्मकथा हो, जीवनी हो, रेखा चित्र हो, इसको जो है आपको अच्छे से समझना है और आगे बढ़ना है। और देखा जाए हमारा यहाँ पर टॉपिक आया है, वो क्या है? हमारे समक्ष यहाँ पर टॉपिक आया है उपन्यास। उपन्यास जो आया है वो आया है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। देखा जाए अगर हम बात करें उपन्यास के उद्भव और विकास का, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर हम उपन्यास के उद्भव और विकास के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखा जाए अगर हम बात करें गद्य की, तो अन्य विविधाओं में सामान्य उपन्यास विधि की आधुनिक हिंदी साहित्य की हिंदी की देन है। उपन्यास विधि जो है आधुनिक हिंदी साहित्य की देन है और आज साहित्य को की यह विद्या अत्यधिक व्यापक भी है। ये काफ़ी व्यापकता को दर्शाता है। कहते हैं लोकप्रिय एवं सशक्त विद्या मानी जाती है। इस साहित्य की जो विद्या होती है एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी सशक्त विद्या मानी जाती है। हिंदी साहित्य में इसका उद्भव पश्चिम साहित्य की देन है, यानी हम पश्चिम सभ्यता की देन है, तो हम उसी के अंतर्गत इस पर आगे विचार करेंगे। कुछ विद्वानों का उपन्यास का संबंध अथवा उद्भव साहित्य से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। बहुत से विद्वानों ने जो है साहित्य का संबंध अथवा उद्भव कई साहित्य संस्कृति से जोड़ने की कोशिश किया है। उन्होंने अपने मत के पक्ष में ये लोक संस्कृति को हर्ष चरित्र और कादंबरी को जो है प्रमुख बना रहे हैं। यानी देखा जाए तो उपन्यास के अंतर्गत सभी विद्वानों ने हर्ष चरित्र और कादंबरी को जो है महत्वपूर्ण बनाया है। कहते हैं भारत का प्रथम उपन्यास मानकर इन्हीं से आधुनिक हिंदी उपन्यास की उत्पत्ति का विकास मानते हैं। यानी भारत का ये हर्ष चरित्र और कादंबरी जो है प्रथम इतिहास माने हैं और प्रथम उपन्यास है, और इसी के अंतर्गत उन्होंने जो है इसके उद्भव और विकास के विषय में विस्तारपूर्वक बात की है। कुछ लोगों ने तो दंडी की 10 कुमार चरित्र में भी जो औपचारिकता खोज निकाली है। कई विद्वानों ने 10 कुमार चरित्र जो है उसमें भी उपन्यास की कुछ विशेषताओं को खोजा है। किंतु आज यह निर्वादा कहा जा सकता है कि हिंदी उपन्यास का आरंभ आधुनिक काल में भारतेंदु युग से हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आरंभ में आधुनिक काल में जो है भारतेंदु युग से हुआ है, और यह भी पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव के कारण ही हमें इसको देखने को मिला है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाए, इस विषय पर अनेक विद्वानों में मतभेद है। कहते हैं किसी एक ने सही बात नहीं बताई है। सभी विद्वानों में जो है इस बात के लिए मतभेद है कि हम पहला उपन्यास किसे माने, हर्ष चरित्र को माने, कादंबरी को माने या 10 कुमार चरित्र को माने। ये सभी विद्वानों में ये बहस का जो है सवाल रहा है। कुछ विद्वान मुंशी ईशा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी को मान रहे हैं। देखा जाए तो कुछ विद्वान जो है मुंशी ईशा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी कहानी को जो है उपन्यास मानते हैं और इसी को हिंदी का प्रथम उपन्यास कहते हैं। तो कुछ विद्वान सदाराम फिलेरी के द्वारा सन 1871 से 76 में रचे गए भाग्यवती को मानते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबके अपने अपने मत है। कोई हर्ष चरित्र को मान रहा है प्रथम उपन्यास, कोई कादंबरी को मान रहा है, तो कोई 10 कुमार चरित्र को मान रहा है, तो कोई जो है मुंशी अल्लाह खां की रचना रानी केतकी कहानी को मान रहा है, तो कुछ जो है भाग्यवती को भी मान रहे उपन्यास।
कहते हैं जितने विद्वान उतने बात, किंतु जिस नाम का अधिकतर विद्वान एक मत है वह है लाला श्रीनिवास दास का चरित्र परीक्षा गुरु। यानी देखा जाए अगर सर्वे करें हम तो मैक्सिमम विचारकों ने श्रीनिवास दास के रचित परीक्षा गुरु का जो है प्रथम उपन्यास माना है। तो देखा जाए तो हमें जब सबने यही बात को जो है प्रॉरिटी दी है तो हम इसी बात को आगे लेके बढ़ सकते हैं। और यही उपन्यास हिंदी का प्रथम उपन्यास है। भले ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपन्यास की धूम देवकी नंद खत्री ने मचाई, बट सबके अपने अपने यहाँ विचारधारा हैं, हम इसको जो है गलत नहीं ठहरा सकते। तब से लेकर आज तक उपन्यास साहित्य का इसी को रूप में विकास हुआ है। यानी देखा जाए तो परीक्षा गुरु को ही प्रथम उपन्यास मान के उपन्यास को जो है आगे बढ़ाया गया है। देखा जाए तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को उनका केंद्र बिंदु माना गया है, क्योंकि प्रेमचंद उपन्यास बहुत से लिखे हैं और इन्हीं को जो है केंद्र बिंदु मान के हम यहाँ पर जो है साहित्य विकास के अंत युगों को जो है बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मान के हम इसको जो है 4 रूप कौन कौन से दे सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसके 4 रूप। तो देखा जाए तो हम प्रथम जो है पूर्व प्रेमचंद्र युग को मानते हैं। दूसरा जो होगा प्रेमचंद युग, यानी पहला पूर्व प्रेमचंद युग, दूसरा प्रेमचंद युग, तीसरा जो है प्रेमचंद्रोत्तर युग और चौथा जो होगा श्वेत अंतरेतर नवीन युग। तो इसको हम 4 भागों में बांटे हैं और चारों भागों का जो है एनालाइज करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं पूर्व प्रेमचंद युग, इस युग के उपन्यास साहित्य के विकास का आरंभ भारतेंद्र जी के अधूरे उपन्यास कुछ आप बीती और कुछ युग बीती से माना जाता है। यानी इस युग का जो हम प्रथम उपन्यास मानेंगे जिसको भारतेंद्र जी ने जो है अधूरा लिखा था और उसका नाम था कुछ आप बीती और कुछ जग बीती से माना जाता है। भारतेंद्र जी ने इस अधूरे उपन्यास में आधुनिक जो है औपचारिकता तत्व में समावेश देखने को मिलता है, यानी औपन्यासिकता को मिलता है, किंतु हम लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को प्रथम जो है पूर्व मौलिक उपन्यास मानते हैं और इसके उपरांत उपन्यास जो है सृजन का क्रम निरंतर प्रभावित होने लगा। यानी देखा जाए तो परीक्षा गुरु के बाद जो है कई उपन्यास आए और उसके बाद जो है उपन्यास की एक लड़ी लग गई। इस युग में देखा जाए तो सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, प्रेम प्रधान, जासूसी, तिलस्मी, डायरी सभी तरह के उपन्यास लिखे गए और कुछ उपन्यास पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए। और इस युग के उपन्यास में तो सामान्य सतर के थे, किंतु ये इतनी अधिक संख्या में लिखे गए कि मानो उपन्यास की एक बाढ़ सी आ गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। देखा जाए तो कोई चीज़ की जब लड़ी लगती है तो लड़ी लगने लग जाती है। तो इस समय जो है काफ़ी उपन्यास हमें देखने को मिला, यानी पूर्व प्रेमचंद्र युग के समय काल में हमें बहुत से उपन्यास देखने को मिले। उसके पश्चात आता है, कहते हैं परीक्षा गुरु के बाद ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा सपन। श्यामा सपन भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास थी जिसको जगमोहन सिंह ने लिखे थे। कहते हैं नाम उपन्यास सामने आया और सामाजिक उपन्यासकारों की कोटि में रतनचंद प्लीडर न्यूटन चरित्र और बालकृष्ण भट्ट जो न्यूटन ब्रह्मचारी और 100 अनाज एक सुजान ऐसे उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध हुए। देखा जाए तो हम राधा कृष्ण दास के उपन्यास निस्सहाय हिंदू को हम छोड़ नहीं सकते। वही राधा चरण गोस्वामी विधवा विपत्ति, ये भी उपन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इवन देखें तो बाल मुकुंद गुप्त द्वारा चरित्र कामनी भी काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास थे और इसके साथ किशोरी लाल गोस्वामी, लंबक गलत्ता तथा कुसुम कुमारी आदि प्रमुख उपन्यास थे और इन सारे उपन्यास का अपना एक विशेष स्थान है। कहते हैं इन उपन्यासों में युगानुरूप जो है समाज सुधार एवं उपदेशों की प्रवृत्ति प्रधान रही है। यानी समाज सुधार और उपदेश देने की बात सभी उपन्यास में हमें बेखूबी देखने को मिलता है। और इस उपन्यास का जो कि पूर्व प्रेमचंद युग के समय काल के थी, इसमें समाज सुधार के ऊपर बहुत जोर दिया गया था और इसमें उपदेश दी गई थी मानव वृत्तियों की। इस युग में
इतिहासी उपन्यास भी लिखे गए। ऐसे उपन्यासकारों में किशोरी लाल गोस्वामी, ब्रजनंद साय, बलदेव प्रसाद मिश्र प्रमुख थे। और इन उपन्यासकारों में कतहूल की वृत्ति को कायम रखते हुए रोमांस का भी चित्रण भी हमें देखने को मिलता है, किंतु ऐतिहासिकता निर्माण पूर्ण रूप से न कर सके और ऐसे उपन्यास ऐतिहासिक रोमांस बनकर ही रह गए। हाँ, इसमें देखा जाए तो ब्रजनंद सहाय के लाल चीन तथा मिश्र बंधुओं के वीरमणि में कुछ ऐतिहासिक तत्व अवश्य देखने को हमें मिलता है। तो देखा जाए तो ये उपन्यास जो प्रथम थी पूर्व प्रेमचंद युग के काफ़ी महत्वपूर्ण थे। चलिए देखते हैं प्रेमचंद युग के उपन्यास किस प्रकार के थे। देखा जाए तो प्रेमचंद्र युग कहते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय काल था, जिसमें मुंशी प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास क्षेत्र में जो है पदार्पण से होता है। हिंदी उपन्यास की काया ही पलट गई, यानी देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद के समय काल को ये दर्शाया गया है और मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास की काया ही पलट के रख दी और सही रूप से इन्हें हिंदी उपन्यास का प्रवक्ता मानना चाहिए, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी जो है उपन्यास इस समय काल में लिखी थी। उन्होंने हिंदी उपन्यास के तिलस्मी और जासूसी उपन्यास के जाल से छुटकारा दिला दिया, क्योंकि इससे पहले जो भी उपन्यास लिखी जा रही थी या तो तिलस्मी थी या जासूसी रूप में थी, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने पूरा इतिहास को ही बदल के रख दिया। उन्होंने अपने उपन्यास में आम आदमियों के दुख सुख की कहानी कही और बहुत से जो है देश क्रांति के ऊपर उन्होंने विचारधारा रखा। उन्होंने भारतीय किसान, मजदूर, मध्यवर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों के जीवन और उनकी बहुमुखी समस्याओं का अपने उपन्यास में चित्रित किया, जो हर एक मानव के लिए महत्वपूर्ण बन गया। प्रेमचंद से पूर्व ये तो किशोरी लाल गोस्वामी जैसे कुछ उपन्यासकारों में सामाजिक उपन्यास लिखे थे, किंतु उपन्यास कला के अभाव में वे उपन्यास सफल न हो सके। कारण यही था कि ये उपन्यास को एक कला नहीं दे सकी। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में जीवन के समग्र व्यापक परिवेशों की अभिव्यक्ति प्रदान की, क्योंकि प्रेमचंद ही थे जिन्होंने उपन्यास को एक जीवन दिया। उन्होंने ओढ़े हुए आदर्शों को उतार फेंका और शुरू में उन्होंने आदर्श मुक्त यथार्थवादी उपन्यास लिखे, जिसका एक अर्थ निकलता था, किंतु गोदान तक पहुँचते पहुँचते वे युद्ध यथार्थवादी बन गए। क्योंकि कहते हैं उपन्यास जब लिखी जाती है तो उस समय काल की दशा महत्वपूर्ण होती है। जैसे आप देख सकते हो कि हर एक उपन्यास का उस समय काल का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। ऐसे ही प्रेमचंद के उपन्यासों में भी हमें देखने को मिलता है। पहले इन्होंने जो है लोगों की भलाई सुख दुख की बात की, बाद में जब भारत में क्रांति की लहर उठी तो उन्होंने क्रांतिवाद उपन्यासों को जो है जगह दिया। तो ये कहते हैं समय का भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर फेर होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेमचंद के उपन्यास के विषय में लिखते हैं कि प्रेमचंद शताब्दियों के प्रचलित अपमानित अपरेशित किशों की आवाज़ थी, क्योंकि जो दुखी थे उसका आवाज़ प्रेमचंद बने और पर्दों में कैद, पग पग पर अलंचित असहाय नारी जाति की महिमा का जबरदस्त वकील थे, गरीबों और बेबसी के महत्व को प्रचालक थे। तो यहाँ तक देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद के विचार में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। कहते गांधी युग का पूरा इतिहास उनके उपन्यास में देखने को मिलता है, क्योंकि ये गांधी जी के समकालीन थे, इसलिए उनके जितने भी उपन्यास लिखा गया उसमें गांधी विचारधारा काफ़ी देखने को मिलता है। उनके उपन्यास में हमें गांधी युग में चलने वाली विभिन्न आंदोलन की झलक भी देखने को मिलती है और इस दृष्टि से उनके कर्म भूमि जो है विशेष महत्व रखता है। देखा जाए तो कर्म भूमि भी इसी पे ही चित्रित है। कहते प्रेमचंद के उपन्यासों में मानव जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है और मानवता की समग्र करुणा और साथ साथ देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति का भी यथार्थ चित्रण देखने को मिला है। ग्राम्य जीवन के चित्र तो उन्होंने बहुत ही कुशलता और सफलता से चित्रित की है, यानी ग्रामीण जीवन भी जो है मुंशी प्रेमचंद के जो है साहित्य में देखने को मिलता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को जो रत्न प्रदान किए उन पर हिंदी साहित्य गौरव कर सकता है। यानी उन्होंने जितने उपन्यास दिया ये सारे उपन्यास देश की गरिमा को बढ़ाता है।
देखा जाए तो उन्होंने लगभग 12 उपन्यास लिखे, जिनके नाम इस प्रकार थे: प्रेमा, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास रह गया, क्योंकि जब ये मंगलसूत्र लिख रहे थे, कहते उनका जीवन का जो है इतना साथ नहीं दे सका। देखें तो प्रेमचंद ने प्रभावित होकर अनेक साहित्य समाज उपन्यास सृजन की, जिसमें प्रचलित हुए, जिनमें प्रमुख नाम थे शिवभम, वरनाथ शर्मा, कौशिक, जिन्होंने माँ तथा भिखरनी उपन्यास लिखे। जयशंकर प्रसाद भी इस समय काल में थे। उन्होंने कंकाल, तितली और इरावती, जो कि अधूरा उपन्यास रह गई। उसके पश्चात देखें तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जिन्होंने परख, हृदय की प्यास और अमर अभिलाषा नामक उपन्यास जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इवन देखें जो जतेंद्र जी ने, जिन्होंने सुनीता, कल्याणी, तपोभूमि उपन्यास लिखे, जो इस समय काल का एक महत्वपूर्ण उपन्यास थे। इस युग में वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखी। वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है, और झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, और मुगलनयनी, मृगनयनी और त्यावान कंचनार, इसके जो है काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। और देखा जाए तो इनके समय काल में उपन्यास की एक लड़ी लग गई। यानी देखा जाए तो वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास ने पूरे भारतवर्ष को जो है चकाचौंध कर दिया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और ये सब प्रेमचंद युग के समय कालीन में थे। अब देखा जाए तो अगला है प्रेमचंद्र युग। चलिए देखते हैं प्रेमचंद्र युग में किस बातों की तरफ जो है इशारा की गई है। देखा जाए तो उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है प्रेमचंद्र युग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण काल था, और ये प्रेमचंद जी के बाद था। यानी मुंशी प्रेमचंद के बाद का समय को हम प्रेमचंद्र युग कहते हैं। और प्रेमचंद जी के बाद हिंदी साहित्य क्षेत्र में विविध प्रवृत्तियों ने जन्म ले लिया, और ये प्रवृत्तियाँ थी कि फ्रायड्स और मार्क्स के प्रभाव हमें काफ़ी देखने को यहाँ पर मिलता है। फ्रायड से प्रभावित उपन्यासकारों ने मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास की रचना की। यानी देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद के उपरांत जो है बहुत से उपन्यास मनोवैज्ञानिक थे, मनोविश्लेषणवादी थे। इस धारा का प्रवर्धन जतेंद्र के परख उपन्यास को माना जाता है, क्योंकि जब जनेंद्र ने परख उपन्यास लिखी, उसी के बाद ये प्रवृत्ति धारा चलती चली गई। उनके सुनीता और त्यागपत्र भी इसी कोटि के उपन्यास माने जा सकते हैं। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास थे। इलाचंद जोशी के उपन्यास में फ्रायड के सिद्धांतों का वर्णन भी मात्र मिलते हैं। फ्रायड के सिद्धांतों का जो है उपन्यासों में भी जिक्र की गई है। और सुबह के भूले और मुक्ति पथ तथा जहाज़ का पंछी उनके ऐसे ही उपन्यास हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन उपन्यासों में वासना और जो है कुंठा के सिवा किसी सामाजिक पहलू का चित्रण नहीं किया गया। यानी देखा जाए तो इन उपन्यासों में वासना और कुंठा को ही महत्वपूर्ण बताया गया। अगय जी का फ्रायड के प्रभाव के अतिरिक्त D.H. एरलेस तथा T.S. इटियल्स का प्रभाव भी देखने को मिलता है। यानी अगय जी तो जो थे काफ़ी हद तक जो है फ्रायड्स के प्रभावित तो थे ही थे। इसके अतिरिक्त D.H. एरलेस और T.S. इटियल्स का काफ़ी प्रभाव उन पर देखने को मिला। उनके शेखर एक जीवनी भाग 2 तथा नदी के द्वीप उपन्यास में भी गंभीर शैली में जटिल यौवन प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है। यानी जटिल यौवन जो परिस्थितियाँ आती है उसका जो है अगय जी ने बहुत ही सरलतापूर्वक और बहुत ही महत्वपूर्ण रूपों में चित्रित किया है। अगय जी के अपने अपने अजनबी और महायात्रा में वासना और संतरास के साथ साथ जिज्ञासा भावों की प्रक्रिया का भी मनोविश्लेषण सख्त रूप मिलता है। यानी देखा जाए तो प्रेमचंद युग के बाद जितने भी उपन्यास लिखे गए उसमें वासना, यौवन प्रवृत्तियाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो रखी गई, और इन्हीं बातों पर जो है चित्रण भी किया गया। देखा जाए तो इसे ये पता लगता है कि इनके जिज्ञासा भावों में जो है मनोविश्लेषण सख्त रूप से मिलती है। दूसरी कोटि के उपन्यास वो थे जो मार्क्स के सिद्धांतों से प्रभावित थे। यानी दूसरी कोटि के उपन्यास वो थे जो मार्क्सवादी
मार्क्सवादी सिद्धांतों से काफ़ी प्रभावित थे और इसमें प्रमुख नाम यशपाल का जाता है। उनके उपन्यास दादा कमेरिड पार्टी, कमरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप में, झूठ सच इत्यादि इसी कोटि के उपन्यास है। यशपाल जी ने दिव्या और अमृता 2 ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, किंतु इन मार्क्स का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यानी देखा जाए तो उस समय मार्क्सवादी सिद्धांत का काफ़ी यहाँ पर प्रभाव इन रचयितों के जो है विचारों में देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये समय काल काफ़ी महत्व रखा। देखा जाए तो यशपाल जी के अतिरिक्त सर्वश्री, राहुल शकुंतलायन, नागार्जुन, रंगोए, राघव और रामेश्वर शुक्ल, अचल और अमृतलाल नागर ने भी मार्क्स से काफ़ी प्रभावित होकर उपन्यास लिखे। और राहुल जी के सेनापति, जयसौदा और जो है शुद्ध खोर की मौत और नागार्जुन का वचननामा, और रंगोए देखा जाए तो राघव का जो है धरोंद और रामेश्वर शुक्ल अंचल के चढ़ती धूप और नई इमारत तथा अमृत लाल नागर की अमृत और विष इत्यादि काफ़ी उस समय उपन्यास जो थी अपने चरमों सीमा पर थी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास मानी जा रही थी उस समय काल में। इस युग में देखा जाए तो पूर्व प्रेमचंद अथवा भारतीय युग से चली आ रही ऐतिहासिक जो परंपरा थी को जीवित रखा गया। कहते हैं उपन्यासों में जरूर जीवित रखा गया, लेकिन ऐतिहासिक उपन्यासकारों में श्री वृंदालाल वर्मा के अनुसरण करने वाले उपन्यासकारों में यशपाल, राहुल जी और रंगोए, राघव, भगवती शरण और उपाध्याय, आचार्य चतुरसेन शास्त्री और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम उल्लेखनीय हैं, क्योंकि ये जो है इतिहासकार है, ये जो उपन्यासकार है जिन्होंने श्री वृंदालाल वर्मा का अनुसरण करके आगे अपना उपन्यास लिखे थे। यशपाल के दिव्य और अमृता, राहुल जी के सिंह सेनापति और चतुरसेन शास्त्री के वैशाली की नगर बधू और सोमनाथ तथा वनरक्षम काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के वाण्य भट्ट की आत्मकथा और चारुचंद लेखा, पुण्यवार तथा अनाम दास का पोथा, ये सारे के सारे उपन्यास उस समय काल की जो है महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों पर जो है नज़र डालते हैं। इवन देखें तो अमृतलाल नगर का महाकाल पुण्य सफल ऐतिहासिक उपन्यास माने जा सकते हैं। तो देखा जाए तो इस समय काल में काफ़ी उपन्यास रहे और इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन हम नवीन उपन्यास को अगर नज़र न डालें तो ये अधूरा रह जाता है। चलिए देखते हैं चौथी और अंतिम जो है नवीन युग के जो है किस प्रकार के उपन्यास थे। देखा जाए तो अंतिम हमारा है स्वतंत्र नवीन युग, या नवीन युग की बात करें तो आधुनिक युग आ जाता है, जिसमें आज भी बहुत से उपन्यास लिखे जा रहे हैं और इन उपन्यासों में जो है किन बातों को महत्व दिया गया है। देखा जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी उपन्यासकारों ने नए उत्साह और नई प्रेरणा को लेकर उपन्यास की रचना की है। आजकल के उपन्यास देखा जाए तो उसमें उत्साह होती है, प्रेरणा होती है, क्योंकि ये स्वतंत्रता के बाद की इतिहास है। हमेशा उपन्यास पे जो है ऐतिहासिक घटना का बहुत ही असर रहा है और इस युग में 2 प्रकार के उपन्यासों ने उपन्यास रचना किया है। एक तो वो थे जो प्रेमचंद युग से चले आ रहे थे, इसमें वृंदावन लाल वर्मा, जतेंद्र भगवती चरण वर्मा और चतुरसेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी और उपेंद्र नाथ अशोक और उदय शंकर भट्ट, यशपाल, अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती आदि प्रमुख थे जो कि प्रेमचंद युग से ही आ रहे हैं। उन्होंने बहुत से जो है उपन्यास इस समय काल में लिखे थे। दूसरे जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उपन्यास लिखने शुरू किए थे, जिनमें जो थे मोहन डाकेश थे, राजेंद्र यादव थे, मनु भंडारी थी और मनोहर चौहान थे और भैरव प्रसाद गुप्ता थे और गुरुदत्त आदि जो है अनेक नाम हैं जो आज़ादी के बाद जो है उपन्यास लिखे। यानी देखा जाए तो इनके उपन्यास में आज़ादी की बातों पे जो है अनुसरण नहीं की गई थी। इन सब उपन्यासकारों की रचना का वर्णन यहाँ संभव नहीं है, किंतु एक बात तो उल्लेख करना यहाँ पर आवश्यक समझा जाता है कि वह यह है कि हिंदी उपन्यास में भी छठे दशक के बाद कविता कहानी की तरफ एक नया मोड़ आया, क्योंकि लोग जो थे उपन्यास को छोड़ के कविताएं,
कहानियाँ पर जो है जोर देने लग गए और उपन्यास के क्षेत्र में नए नए प्रयोग भी किए गए और नई कविता की तरह नए उपन्यास में यौन विकृतियाँ, संतरांत्रों आदि का जो है खुलकर चित्रण किया गया। यानी देखा जाए तो यौवन विकृतियों को बहुत ही खुलकर इसमें विचारधारा प्रस्तुत किए गए, भोग विलास की बातें भी इसमें रखी गई। इस युग में हिंदी उपन्यास की लोकप्रिय करने में जो है पॉकेट बुक ने भी काफ़ी योगदान दिया। और देखा जाए तो नवीन युग के जो उपन्यासकार है वो कहीं ना कहीं रसीले रूप में अपने आप को देखते हैं। आजकल के उपन्यास जो है अश्लीलता बहुत भरी पड़ी रहती है। तो ये तो कहते हैं ना, समय काल का जो है प्रभाव है। जैसा समय होता है उसी तरह से उपन्यास लिखे जाते हैं। लेकिन एक बात तो यहाँ तय है कि उपन्यास के जब मोह भंग हुआ तो लोगों ने कविता कहानी की तरफ जो है अपना रुख किया। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है और अब हमारा भी रुख जो है कहानी की तरफ होगा। यानी अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा कहानी। जो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, हम कहानी में उद्धव और विकास को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू आपके समक्ष रखेंगे। तो इसके लिए आपको जो है तिरपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहना होगा और इसके लिए जो है आपको शेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर का रूल ही यही है, शेयर इज़ केयर। और जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं ये भावना उनके मन से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि शेयर ही केयर की भावना पैदा करता है। इसलिए ज़रूर शेयर कीजिए जिससे दूसरे बच्चे तक भी पहुंच जाए। अगर मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी छोटा सा मेहनत अवश्य करना है, अपने व्हाट्सएप एड्रेस पर ज़रूर लगाना है, जिससे जो भी बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो वीडियो देखेंगे और उनको उससे फ़ायदा होगा। और यही तिरपान स्टडी सेंटर का इच्छा है। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, क्योंकि आपको पता होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर 6th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चैनल है। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।